और अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पास नोएडा में हुए एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए, लेकिन कोई फर्क पड़ता है? सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें। इसे हमने एआई की मदद से बनाया है। इसमें आप एक व्यक्ति को रोते हुए कार की छत पर देख सकते हैं। वो मदद की गुहार लगा रहा है। सामने पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ सैकड़ों लोग खड़े हैं। कार में बैठा व्यक्ति चीखता रहा, वो मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने सामने आकर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। 2 दिन पहले नोएडा के पॉश इलाकों में से एक सेक्टर 150 में जो कुछ हुआ वो कल्पना से भी परे है। आधी रात को 27 वर्ष के इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गिर गई, जहां पानी भरा था। युवराज की डूबकर मौत हो गई और इसी के साथ नोएडा के पूरे सिस्टम की पोल खुल गई है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आखिर पूरा सिस्टम क्यों तमाशबीन बना रहा, उसकी बड़ी बातें जानते हैं। वहां पर पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, एसडीआरएफ थी, करीब 100 लोग जमा थे। लगभग 100 मीटर लंबी रस्सी भी थी। युवराज कहता रहा, पापा मुझे बचा लो। सामने पिता आंखों में आंसू लिए बेबस थे, लेकिन वहां मौजूद इतने लोगों में से किसी ने भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं की। ये चौंकाने वाले दावे घटना की जगह पर पहुंचे मनिंदर नाम के एक ब्रेव डिलीवरी बॉय ने किए। उसे अफसोस है कि अगर वो थोड़ा पहले पहुंचता तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। जिस वक्त मुनिंदर घटना वाली जगह पर पहुंचा, वहां भीड़ थी। उसके मुताबिक हर कोई मूक दर्शक बनकर देख रहा था। उसने बिना देरी किए कमर में रस्सी बांधकर पानी में छलांग लगा दी। काफी देर तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक अभिषेक डूब चुका था। वो निराश होकर पानी से बाहर आ गया। आपको सुनना चाहिए इस डिलीवरी बॉय ने क्या चौंकाने वाले दावे किए। उसने कहा है, अधिकारी चेक कर रहे थे कि पानी कितना ठंडा है। अधिकारियों को डर था कि पानी में सरिया हो सकता है। किसी ने भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई। 27 वर्ष के अभिषेक की तड़प तड़प कर जान चली गई। आपको डिलीवरी बॉय की जो बातें हैं सुनना चाहिए। लड़का कम से कम 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है। गाड़ी के ऊपर बैठा है। गाड़ी भी नहीं डूबी। गाड़ी में पानी नहीं भरा था। पुलिस आई, पिताजी आए, उनके पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ गए थे हालांकि, लेकिन पुलिस के पास वो साधन नहीं थे जो गाड़ी को और लड़के को बचा सकते हैं। क्यों? उनमें कुछ बुजुर्ग अवस्था में भी थे पुलिस वाले, जो नौजवान थे एक दो, तो उन पर तैरना नहीं आता था। तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पर कॉल किया था। फायर ब्रिगेड आई थी। फायर ब्रिगेड पर जितने भी फायर ब्रिगेड वाले थे उनके पास नाव थी, सेफ्टी जैकेट थी, 100 मीटर का रास्ता था, लेकिन वो ये चीज़ कह रहे थे बार बार, पानी बहुत ठंडा, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊँ, तो मैंने पूरी इजाज़त लेने के बाद मैं अंदर गया। रात को 2 बजे 1:45-50 में मैं अंदर अपनी कमर से रस्सा बांध के जो 100 मीटर का यहाँ पर रखा था, मैं सीधा जोड़ में सीधा दाग गया। इंगे के जो लोग खड़े थे उनको मैं दिख नहीं रहा था, धुंध इतनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं फिर भी 30 से 40 मिनट इसमें पूरी रात घूमा था, मतलब 30 से 40 मिनट, लेकिन ना मुझे लड़का मिला, नहीं मुझे गाड़ी मिली थी। कौन डिसाइड करेगा किस किस के ऊपर कार्रवाई होगी और कौन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा? इस घटना की टाइमलाइन को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे सिस्टम और प्रशासन को आपातकाल स्थिति में किस तरह लकवा मार जाता है। 27 साल का युवराज, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, पानी में तड़पता रहा और सिस्टम, एसओपी और बहानों में उलझा रहा। बेसमेंट में गिरते ही युवराज ने 3 मिनट में अपने पिता को फोन किया। वो भी कुछ देर में पहुंच गए। इसके बाद 2 घंटे तक वो बेबसी से अपने बेटे को देखते रहे, लेकिन पूरा सिस्टम फेल हो गया। इस घटना की पूरी टाइमलाइन देखना चाहिए आपको। रात 12:02 पर नोएडा का पॉश इलाका, गाड़ी गड्ढे में गिरती है। अभिषेक ने 12:05 पर अपने पिता को फोन किया। रात में करीब 12:20 पर पिता ने पुलिस को फोन किया। रात में 12:40 पर पिता मौके पर पहुंच गए। रात में करीब 1:45 बजे पुलिस पहुंची। इसके कुछ देर बाद जब 1:10 ही थे, तभी दमकल की टीम भी पहुंच गई। रात में करीब 2:15 बजे एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सुबह करीब 4:30 बजे शव निकला। 27 वर्ष का युवराज कोई वीआईपी नहीं था,
उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी, उसका नाम किसी फाइल में प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं था। वो बस एक बेटा था जो अपने पिता को आखिरी बार पुकार रहा था। हर सेकंड वो डूब रहा था, हर सेकंड सिस्टम फेल हो रहा था। यह हादसा नहीं, हत्या है, और यह हत्या पूरे सिस्टम ने मिलकर की है। ऐसे में कुछ सवाल बहुत जरूरी हैं। युवराज को बचाने के लिए कोई पानी में क्यों नहीं उतरा? क्या वर्दी पहनते ही इंसानियत उतर जाती है? क्या एसडीआरएफ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए होती है? क्या फायर ब्रिगेड सिर्फ आग बुझाने के लिए है, जिंदगी बचाने के लिए नहीं? अगर पानी में सरिया था तो कोई रस्सी के सहारे क्यों नहीं उतरा? अगर पानी ठंडा था तो ये टीमें ट्रेनिंग किसके लिए लेती हैं? अगर रिस्क थी वहां पर तो पुलिस फायर ब्रिगेड के होने का मतलब क्या है? सच्चाई यह है कि किसी में रिस्क लेने का साहस नहीं था, वरना आज ये बालक जिंदा था। नोएडा सेक्टर 150 के निर्माणाधीन बेसमेंट का ये जो गड्ढा है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसकी गिरने से मौत जो हो गई थी। यहाँ से जिसे टूटा हुआ भी आप देख सकते हैं साफ साफ। तो यहाँ इस नाले से गाड़ी निकलते हुए उस पानी में जाकर गिरी। 70 फीट चूँकि इसमें खुदाई की गई है, तो 70 फीट गहरे ये जो पानी भरा हुआ जो इलाका है इसमें वो गिर जाता है, और बार बार वो टॉर्च जलाकर लोगों से बचाव की भी गुजारिश करता है, लेकिन उस वक्त समय पर कोई भी बचाने के लिए नहीं उतर पाता। 12 बजे उसने फोन किया था कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, बचाओ आ करके। तो फिर मैं दौड़ पड़ा उसकी ओर, और लगभग 30 से 40 मिनट लगा हमको नाला खोजने में। एग्जैक्टली किस नाले में वो फंसा हुआ है। कार के ऊपर छत पर लेटा हुआ है ताकि बैलेंस रहे गाड़ी। मतलब कि धीरे धीरे ये गाड़ी अब डूब रही है, मुझे जल्दी बचाओ। उस बंदे ने गाड़ी पे खड़े होके कही मैं जिंदा हूँ, कॉल करे अपने घर के इनको के पास, पुलिस के पास कॉल करी। सब पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा था। यहाँ पर तो कोई उसके बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा। कह रहा पानी ठंडा है, मैं नहीं बढ़ूंगा। अरे तुम किस लिए बनाए हो? या इमारत बनाए हो? पानी ठंडा है। ये फ्लैट बना दिए, ये कर दिए, तो इनको कुछ सुविधा भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। ये ऐसे दुर्घटना होंगी। तो आज इस बच्चे के साथ हुई है, 15 दिन पहले एक ट्रक था उसको वो रुक गया। तो आज इस बच्चे के साथ हुई, किसी दिन किसी और के साथ भी होगी। सोचिए जरा, सोचने वाली बात है। और ऐसे कितने ऐसे डेड स्पॉट्स होंगे, अब उनको कवर अप किया जा रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। नोएडा की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। इसमें अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है देख लेते हैं। सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। मेरठ के कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। इसमें एडीजी जोन मेरठ और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को भी शामिल किया गया है। यह टीम 5 दिनों में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच सरकार ने एक्शन लेते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया है। उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया है। इलाके के जूनियर इंजीनियर को हटा दिया गया है। वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे की जगह पर सीमेंटेड बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कराया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को हटाने से युवराज को इंसाफ मिल जाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस जगह पर एक ट्रक इसी बेसमेंट में गिरा था। ट्रक वाला भी पानी में कूद गया था, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इस बार ऐसा हादसा हुआ और युवराज की मौत हो गई। सवाल यह है कि जब कुछ दिन पहले ऐसा हादसा हुआ था तो नोएडा अथॉरिटी ने वहां पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? कि वो किसी मौत का इंतजार कर रहे थे? आखिर नोएडा अथॉरिटी पर हत्या का मुकदमा क्यों ना चले? स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि बार बार जानकारी देने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने इसकी अनदेखी की, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी से स्थानीय लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि जिस मॉल के गड्ढे में डूबने से युवराज की मौत हुई है उसे नोएडा प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन इसके बावजूद प्लॉट के आसपास कोई सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई है, सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे। सोचिए अब जिम्मेदारी किसकी है? और न जाने तमाम डेवलपर्स के खिलाफ और क्या क्या हो रहा होगा। हो रहा भी है कि नहीं? यह हादसा नोएडा के उस इलाके में हुआ है जिसे नोएडा अथॉरिटी अपने सबसे प्रीमियम सेक्टर्स में से एक कहता है। स्पोर्ट्स सिटी भी शायद वहीं पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भारत के टॉप परफॉर्मिंग रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट एना रॉक की रिपोर्ट में नोएडा का सेक्टर 150 उसने रियल एस्टेट में 2021-25 के बीच 139% बढ़त दर्ज की है, जो दिल्ली एनसीआर समेत भारत में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहां फ्लैट का किराया 71% तक बढ़ा है, जो दूसरी जगहों के मुताबिक काफी ज्यादा है। नोएडा
अथॉरिटी देश की सबसे अमीर अथॉरिटी में से एक है। 2025 में इसका वार्षिक बजट 8,000 करोड़ रुपए के करीब रहा है। बावजूद इसके यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इस इलाके में सुविधा जीरो है। नोएडा अथॉरिटी का तो काला चिट्ठा सब लोग जानते ही हैं, गूगल कर लीजिएगा। इन बातों के इतर सवाल यह भी है कि नोएडा अथॉरिटी की ये अमीरी और ये पैसा आखिर किस काम का है, जब स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर और खाई के सामने पक्की दीवार के अभाव में एक 27 वर्ष के इंजीनियर की मौत हो जाती है। उसे ना अथॉरिटी बचा पाई और ना ही एसडीआरएफ।